हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान टॉपिक से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे वीडियो समय पर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, दृश्य प्रकाश की तरंग का तरंग दैर्घ्य का विस्तार कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 390 से 780 मीटर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एक सामान्य आँख जो होती है वो 390 से लेके 780 मीटर तक की तरंग दैर्घ्य की तरंग को ही देख पाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चमकीले विज्ञापन, डिस्चार्ज ट्यूब, प्रकाश संबंधी सजावट के उपकरण बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नियॉन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों नियॉन गैस का उपयोग चमकीले विज्ञापन, डिस्चार्ज ट्यूब तथा प्रकाश संबंधी सजावट के उपकरण बनाने में किया जाता है। और नियॉन गैस दोस्तों एक अक्रिय गैस होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, तो इसका आंसर ऑर्गन होगा। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन होगी, 78% पाई जाती है। ऑर्गन अक्रिय गैस है और नाइट्रोजन नॉर्मल गैस है। हीलियम का उपयोग दोस्तों गुब्बारों को भरने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। दोस्तों पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। और लाइसोजाइम तथा टाइलिन ये दोनों लार में उपस्थित एंजाइम होते हैं। टाइलिन एंजाइम जो होता है दोस्तों वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शरीर में स्थित कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर की रक्षक कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं हो जाएगा। यानी कि WBC हो जाएगा। दोस्तों WBC कोशिकाएं जो होती हैं वो मानव शरीर की रक्षक कहलाती हैं, क्योंकि ये शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। एंटीबॉडी का निर्माण होने से दोस्तों शरीर की जो इम्यून पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी तरंग के कण तरंग की संचरण गति के समांतर या अनुदिश कंपन करते हैं तो तरंग होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जब किसी माध्यम में तरंग की दिशा तरंग के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। ध्वनि तरंग, भूकंप तरंग, ये सभी अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण हैं। और दोस्तों जब किसी माध्यम में तरंग की गति दिशा के माध्यम के कणों के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। और दोस्तों प्रकाश जो होती है वो एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आइरिस हो जाएगा। दोस्तों आँख में जो आइरिस होता है वो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि कितना प्रकाश आँख के अंदर जाना है और कितना नहीं जाना है, इसका डिसाइड आइरिस के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों आँख का जब डोनेशन किया जाता है तो उसमें केवल कॉर्निया पार्ट को ही डोनेशन किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कॉर्निया में रक्त कोशिकाएं नहीं उपस्थित होती हैं, इसलिए कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट होता है वो आसान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अभिलंब से दूर होती हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर होती है। दोस्तों जैसे कोई दो माध्यम है, ऊपर वाला विरल है, नीचे वाला सघन माध्यम है। सघन माध्यम में जल या कांच हो सकता है और विरल में वायु हो सकती है। अब दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि अविलंब और प्रकाश की किरण के बीच में कोण जो होता है वो कम हो जाता है। और दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर
हो जाती है, यानी कि अविलंब तथा प्रकाश की किरण के मध्य में एंगल जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से आवेग किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों संवेग में परिवर्तन के बराबर ही आवेग होता है। आवेग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो Q=F/T होता है। और दोस्तों न्यूटन के दूसरे लॉ से F जो होता है वो dP/dt के बराबर होता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब दोस्तों समय से समय कट जाएगा, यानी टाइम से टाइम कट जाएगा, तो Q जो बचेगा वो dP बचेगा, यानी कि संवेग में परिवर्तन। तो दोस्तों संवेग में परिवर्तन जो होता है वो आवेग के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अग्नाशय रस को काम करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्षारीय हो जाएगा, यानी कि दोस्तों अग्नाशय रस केवल तभी भोजन को पचा सकता है जब भोजन की प्रकृति क्षारीय हो। और दोस्तों आमाशय में HCl अम्ल उपस्थित होता है, इसलिए आमाशय से निकला हुआ भोजन अम्लीय होता है। और जब यह इंस्टेंटाइन में यानी कि छोटी आंत में प्रवेश करता है तो इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है, परंतु छोटी आंत में बाइल जूस उपस्थित होता है जो कि इस अम्लीय प्रवृत्ति को क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। अब दोस्तों प्रकृति क्षारीय हो जाने के कारण अग्नाशय रस जो होता है वो भोजन को आसानी से पचा पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ईंधन को जमने से बचाने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग होता है। और दोस्तों ठंडे प्रदेशों में भी ईंधन को जमने से बचाने के लिए कारों के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ल्यूसीमीटर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ल्यूसीमीटर की उपयोग की सहायता से ही प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। क्रेस्कोग्राफ का उपयोग पौधों में होने वाली वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। पोटोमीटर का उपयोग दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर का उपयोग दोस्तों वायु दाब को मेज़र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे किडनी के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अलग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा, यानी कि दोस्तों किडनी के द्वारा अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल इन सभी को रुधिर से अलग कर दिया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट के रूप में अलग नहीं किया जाता है। और दोस्तों मूत्र का जो पीला रंग होता है वो उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। और दोस्तों मानव के मूत्र में यूरिया उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विल्सन रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए तांबा हो जाएगा, यानी कि दोस्तों तांबे की अधिकता से ही शरीर में विल्सन रोग होता है। और कैडमियम की अधिकता से एटाई रोग होता है। पारे की अधिकता से मीनामाता रोग होता है। और लोहे की अधिकता से लोहमहता रोग हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बेकेलाइट हो जाएगा। दोस्तों बेकेलाइट का उपयोग टीवी तथा रेडियो के केस बनाने में किया जाता है। इसके अलावा बेकेलाइट का उपयोग इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में भी किया जाता है। और दोस्तों प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें बार बार गर्म करके अलग अलग रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है, उन्हें बार बार उपयोगी बनाया जा सकता है। परंतु थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं दोस्तों जिन्हें बार बार गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता, अर्थात जिन्हें बार बार गर्म करके उपयोगी नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी ग्रंथि लार में उपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पैरोटिड ग्रंथि हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो लार में उपस्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि दोस्तों किडनी के ऊपरी भाग में अंदर की ओर स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो दोस्तों
हृदय के सामने स्थित होती है और थैलेमस ग्रंथि दोस्तों मस्तिष्क में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से अपवर्तनांक की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कोई नहीं हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अपवर्तनांक की कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है वो एक अनुपातिक राशि होती है। और दोस्तों आनुपातिक राशि यानी कि अनुपात की कोई भी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे एंटी कैंसर विटामिन बी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए विटामिन ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो एक्सेरोफाइटोल होता है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गुणसूत्र जो बने होते हैं वो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए दोस्तों एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को ले जाने का कार्य करता है। और दोस्तों मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक उपधातु का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिलिकॉन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वे तत्व जो कि अधातु तथा धातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। इंग्लिश में इन्हें मेटेलॉइड भी कहा जाता है। सिलिकॉन दोस्तों जर्मेनियम, बोरॉन, आर्सेनिक, पोलोनियम और टेलुरियम ये सभी उपधातु के उदाहरण हैं। इनमें से सिलिकॉन तथा जर्मेनियम उपधातु का उपयोग अर्धचालक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जस्तीकरण प्रक्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जिंक हो जाएगा। दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जस्तीकरण की प्रक्रिया में जिंक धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मोमबत्ती का जलना हो जाएगा। दोस्तों मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों जल का जमकर बर्फ़ बनना, चीनी का जल में विलयन, जल का वाष्प में परिवर्तन, ये तीनों प्रोसेस भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होती हैं। दोस्तों भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, परंतु पदार्थ के अंदर जो अणु होते हैं उनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और दोस्तों रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें अवस्था परिवर्तन के साथ साथ अणुओं की संरचना भी बदल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से स्मेल्टिंग साल्ट है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अमोनियम कार्बोनेट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अमोनियम कार्बोनेट को स्मेल्टिंग साल्ट भी कहा जाता है। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को दोस्तों बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है। और सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, धमनियों में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी शुद्ध रक्त हो जाएगा। दोस्तों ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शुद्ध रुधिर कहा जाता है और धमनियों में दोस्तों शुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है। और सिराएं जो होती हैं दोस्तों उनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। CO2 युक्त रुधिर को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। यानी कि दोस्तों धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य परिस्थिति में रुधिर वाहिनी में रुधिर को जमने से कौन रोकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हेपेरिन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रुधिर को रुधिर वाहिनी में जमने से रोकने के लिए हेपेरिन प्रोटीन उपस्थित होता है। दोस्तों मानव के रक्त में दो प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं।
एक हेपेरिन प्रोटीन होता है जो कि रुधिर को जमने से रोकता है, और दूसरा फाइब्रिनोजिन प्रोटीन उपस्थित होता है जो कि चोट लग जाने पर बहते हुए रक्त को रोकने के लिए होता है। यानी कि फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होता है वो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी छिपकली हो जाएगा। यानी कि दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसमें छिपकली का अध्ययन किया जाता है उसे सोरोलॉजी कहा जाता है। सर्पों का अध्ययन दोस्तों ऑफियोलॉजी में होता है। बीजों का अध्ययन दोस्तों स्पर्मोलॉजी में होता है, और दोस्तों फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 120 दिन का हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, और डब्ल्यूबीसी का दोस्तों जीवन काल 2 से 5 दिन तक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यदि कोई व्यक्ति निम्न रुधिर दाब से पीड़ित है तो यह अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हाइपोटेंशन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तो यह अवस्था हाइपोटेंशन कहलाती है। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति उच्च रुधिर दाब से पीड़ित है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तो यह अवस्था हाइपरटेंशन कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, रेडियोधर्मिता के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जीएम काउंटर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जीएम काउंटर की सहायता से रेडियोधर्मिता का मापन किया जाता है। क्रोनोमीटर की सहायता से दोस्तों पानी के जहाज़ों में सही समय का पता लगाया जाता है, और दोस्तों पायरोमीटर की सहायता से उच्च ताप को मापा जाता है। सैक्रोमीटर की सहायता से दोस्तों शर्करा की सांद्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पोलोनियम तत्व के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 27 हो जाएगा। दोस्तों पोलोनियम तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक हैं और इनकी संख्या 27 है। हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक हैं, 1H1 जिसका नाम प्रोटियम है, 1H2 जिसका नाम ड्यूटीरियम है, और 1H3 जिसका नाम ट्राइटियम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण किस विधि से किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हैबर विधि हो जाएगा। दोस्तों हैबर विधि के द्वारा ही औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण किया जाता है। फ्रॉस्ट विधि के द्वारा सल्फर का निर्माण किया जाता है। संपर्क विधि के द्वारा H2SO4 का निर्माण किया जाता है, और दोस्तों ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा हमारे पुस्तक ऑनलाइन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।